हेलो दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं साइंस का लेसन 1 का वेरी इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आया हूं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। सपोज डेट कि मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या निर्माण हुआ? H2O यानी जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। तो दो नए पदार्थ हैं और दो से एक नया पदार्थ बना है। अब इसमें यह समझना है कि इधर जो होगा इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसको हम कहेंगे अभिकारक, और जो आएगा बाद में इसको हम कहेंगे उत्पाद। यानी इस साइड में जो आएगा इसको हम उत्पाद कहेंगे। ध्यान देना आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो नया पदार्थ बना, हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। कुल मिला के कहा जाए कि एक रासायनिक परिवर्तन में विभिन्न गुणों वाली नई सामग्री और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी मिला तो ए बी का निर्माण हुआ। अभी मैंने बताया इनमें से क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कार्य करता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि ना तो हम किसी पदार्थ का जो परमाणु है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना उसका हम बना सकते हैं। ठीक है, भोजन का पाचन उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का। भोजन का पचना, पानी का निर्माण अभी मैंने बताया। पेट्रोल का जल जाना, पेट्रोल जब जलता है तो नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, दूध का दही बन जाना, दूध से दही बन गया, वापस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या हो सकती है? ऐसी अभिक्रियाएं ही रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। लोहे में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, श्वसन, ये सब सारी अभिक्रियाएं क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना। मान लीजिए मैंने बर्फ ले लिया, अब बर्फ पिघल कर क्या चीज़ बनेगा? पानी बन जाएगा। अब पानी से वापस क्या बना सकते हैं हम? पानी से फ्रीज करके तो हम बर्फ बना सकते हैं ना। भौतिक गुण चेंज हो रहा है, भौतिक गुण बदल रहा है लेकिन पदार्थ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। अब पानी से हम भाप भी बना सकते हैं, है ना। हाँ, पानी से भाप बन सकता है और फिर भाप से पानी भी बन सकता है और पानी से जो है बर्फ बन सकता है। ठीक है, ये सब उदाहरण। पेट्रोल का उड़ जाना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो अभी मैंने समझाया कि लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहेंगे? इधर हम बोल सकते हैं अभिकारक, और इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी ये अभिकारक और उत्पाद, उसकी जगह पर हम किसका उपयोग कर रहे हैं? रासायनिक समीकरण का सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O2, ये सब क्या है? सूत्र का यूज कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे, है ना। तो अब इसको जो है इसको भी संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए चलिए पहले रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। यानी जितना भी कुल द्रव्यमान होगा, यानी अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, एक तरफ तो अभिकारक और एक तरफ तो क्या बोल सकते हैं? उत्पाद, ये दोनों इक्वल होता है। रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है, ये हमें ध्यान देना है। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का तो बहुत से प्रकार हैं। लेसन 1 में जो प्रकार है वो भी हम पढ़ लेते हैं, फिर लेसन 2 में जो अब प्रकार बताया जाएगा उसे हम फिर पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन अभिक्रिया रिएक्शन, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिलहाल आपको लेसन 1 में इतनी सारी अभिक्रियाएं पढ़नी है।
तो सबसे पहले जो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये सब जरूरी है, समझ जाइएगा तो चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ है ना, ए और बी मिलकर एक नया पदार्थ बनाया ए बी, लेकिन किससे, ए और बी से ही बना है। बात समझ में आया? यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पानी का निर्माण कर लेते हैं। समीकरण आपके सामने है। चलिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन जब जलता है ना, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मान लीजिए कि एक प्लास्टिक है ना, उसको हम जलाएं तो क्या उत्पन्न कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अर्थात ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलने में किसी भी चीज़ का सहायता कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, और उत्पन्न क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं, है ना। इसका जो हम H2 ले लिए, Cl2 ले लिए और 2HCl। अब ये जितना भी है संतुलित मैंने कर दिया है। लास्ट में मैं संतुलित करने आपको बताऊंगा कि संतुलित किस तरह से किया जाता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे वो बताएंगे अभी आपको। वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया की जब वहाँ पर क्या था, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा यहाँ होगा। वहाँ पर दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहा था, एक पदार्थ को बना रहा था, लेकिन यहाँ एक पदार्थ जो है ना टूट कर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा, उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब कोई यौगिक है ना हिट पाकर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एक ही है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया लगभग सेम है, बस यहाँ जो है हीट पाकर दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण कर लेता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण करता है। अब जैसे हम उदाहरण के लिए कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, संगमरमर भी कह सकते हैं, ठीक है, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या किया कि वियोजित होकर है ना गर्म किया जाता है, इसको हिट करेंगे, यानी चूना भट्टा आप देखे होंगे अगर तो समझ जाइएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर को क्या किए, चूना पत्थर को हम जो है गर्म किए। गर्म करने पर एक तो CaO यानी चूना का निर्माण किया, किसका निर्माण किया, चूना का, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति हुई। तो ये क्या है, ये हमारा दो पदार्थ बना, यानी एक पदार्थ क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर था। क्या था, चूना पत्थर था। इससे क्या बना, एक तो चूना बन गया और दूसरा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने पर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस, अब सिल्वर क्लोराइड क्या है, AgCl, ये क्या है, सॉलिड है, माने क्या, ठोस पदार्थ है AgCl, ठीक है, और कौन से कलर का, वाइट कलर का। इसको सनलाइट में गर्म किया गया, यानी सन के हीट में प्रभाव में गर्म किया गया, तो 2Ag यानी सिल्वर कलर, ग्रे कलर का क्या बना, सिल्वर, ग्रे कलर का सिल्वर आया, और क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस, इसका निर्माण हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, एक AgCl था, उससे कौन कौन से पदार्थ बन गए, एक तो Ag बन गया, एक तो Cl2 बन गया, क्लोरीन गैस। तो कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया यानी दो पदार्थ बना टूटकर, ठीक है। आगे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना है आपको। तो कैसे समझेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु किसी अणु से दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, परंतु ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी जो अभिक्रियाशील ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ अभिक्रियाशीलता का श्रेणी। देखिए AB+C यानी AB और C ये दो पदार्थ है,
अब दो पदार्थ में हम क्या हुआ कि AC और B का निर्माण हुआ। ऐसे नहीं समझ में आएगा, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे जिंक द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग करना, ठीक है, यानी जिंक है, ठीक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब इससे क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है। क्या बना है, जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है अलग हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ तो समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले अभिक्रियाशील तत्व हम कैसे याद करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर जो जा रहा है अभिक्रिया ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, ज़्यादा अभिक्रिया। जैसे के से क्या होता है, पोटेशियम होता है। Na से क्या होता है, सोडियम होता है। Ca से क्या होता है, कैल्शियम। Mg से मैग्नीशियम। Al से एल्युमिनियम। Zn से जिंक, ठीक है। आगे क्या है, Sn से टीन, Fe से आयरन, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, और Ag सिल्वर, और Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम। अब ध्यान देना है, याद कैसे करेंगे, इतना सारा है। बोलिएगा कि सर इतना सारा है, याद कैसे करेंगे, तो आसानी से आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बोलना है केदारनाथ का मंगल। क्या बोलना है, केदारनाथ का मंगल आलू जरा सा फीका पकाता है। क्या बोलना है आपको, केदारनाथ का मंगल आलू जरा सा फीका पकाता है। आप उतार लीजिए इसको, ठीक है। आगे क्या है, कॉपर मरकरी सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। कॉपर मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड प्लेटिनम, यानी कॉपर और मरकरी मिलकर सेव कर रहे हैं गोल्ड और प्लेटिनम को। तो आसानी से कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सेव सिल्वर से याद रख लेना है आपको, है ना। याद करने का ये तरीका है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देना है यहाँ पर आकर कि जिंक क्या है, जिंक द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देना। अब अभिक्रियाशीलता तत्व में आइए, यहाँ पर क्या है देखिए, ध्यान देना है इसका। अब ध्यान दीजिए, यहाँ Cu कॉपर है, यहाँ Zn जिंक है, ठीक है। अब जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि कॉपर, तो ऊपर जो मैंने बताया है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर आपको उससे कम है। आइए यहाँ पर अब देखिए, ध्यान देना है आपको। बता दिया मैंने कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, जिंक। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद यहाँ आकर बैठ गया। देखिए, विस्थापित कर दिया है। जिंक ने कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो दूसरे को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और खुद आकर बैठ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अब मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से, किसके द्वारा, मैग्नीशियम द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या किया है, कॉपर को अलग कर दिया है। तो मैग्नीशियम जो क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है किसके मुकाबले, मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले। तो मैग्नीशियम ने क्या किया है कि कॉपर को अलग कर दिया है और SO4 के साथ खुद आ गया है। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना है कि किसको अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। सिंपल सा बात है। फिर से आते हैं कि आयरन द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देना। तो आयरन द्वारा क्या, आयरन Fe जो है किससे, Fe जो है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। तो Cu को फिर से हटा दिया और खुद आकर बैठ गया। देखिए FeSO4 हो गया, SO4 के जगह पर FeSO4, ठीक है। यहाँ Cu था, Cu के जगह पे Fe हो गया और Cu को क्या किया, अलग कर दिया, ठीक है। समझ में आया। फिर से आप लोग इसको देख लीजिए, केदारनाथ का मंगल आलू जरा सा फीका पकाता है, कॉपर मर्क्यूरी सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आपने अभिक्रियाशीलता तत्व पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो है इसमें हमको देखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी कहलाती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान जो है दो जगह पर होता है, ठीक है। दो यौगिक का निर्माण होता है। अब कैसे, अब AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, क्या
सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की क्रिया से सिल्वर क्लोराइड बनना। अब सिल्वर नाइट्रेट है और क्या है, सोडियम क्लोराइड है, इससे क्या निर्माण हो रहा है, इससे सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और NaNO3 का निर्माण हो रहा है। दो पदार्थ बन रहे हैं, तो Ag जो है यहाँ पर AgNO3 जो है Cl के साथ आ गया, देखिए AgCl हो गया, ठीक है, AgCl हो गया, और ClNO, ये जो NaNO3 बना, Na यहाँ पर है और NaNO3 बन गया, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको कि दो नए पदार्थ बनेंगे और यौगिक का जो है ना एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होगा, दो नए यौगिक बनेंगे और क्या बोलते हैं उसको, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। किसका, आयनों का आदान प्रदान। आगे क्या है, उपचयन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन हट जाएगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कॉपर चूर्ण के सतह पर कॉपर ऑक्साइड, जैसे 2Cu और O2, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ध्यान दीजिएगा, कुछ ध्यान ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ ध्यान देना, ऑक्सीजन जुड़ा, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ठीक है। आगे क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन हट जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा। जस्ट उल्टा, उपचयन का जस्ट उल्टा अपचयन, यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का योग भी होना, हाइड्रोजन का प्लस होना, ठीक है। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है और हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया है, Cl के साथ जुड़ गया है, तो क्या बन गया, 2HCl बन गया, ठीक है। इस तरह की अभिक्रिया क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन जहाँ जुड़ेगा वो उपचयन अभिक्रिया। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम ध्यान देना हमें कि जहाँ पर उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो जाए, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना भी हो, ठीक है, और ऑक्सीजन का भी जुड़ना हो, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो हम कह सकते हैं इसको रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कैसे, तो CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दो चीज़ ले लिए, इससे क्या हो गया, CuO, ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और हाइड्रोजन भी जुड़ गया, तो कहने का मतलब हाइड्रोजन भी प्लस हुआ और ऑक्सीजन भी प्लस हुआ, दोनों एक साथ जुड़ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरह की अभिक्रिया क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या, अपक्षेपण अभिक्रिया। तो जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उसकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी एक अपक्षेप बनता है जो जल में अविलय है, जल में घुलनशील नहीं है, इसको क्या कहेंगे, अपक्षेप कहेंगे। और इस तरह का अपक्षेप जब निर्माण हो, इस तरह की अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता है। जैसे Na2SO4 BaCl, इससे सफ़ेद अपक्षेप बना, क्या बना, BaSO4, क्या बना, BaSO4 बना, और 2NaCl, यानी ये अपक्षेप जल में क्या है, अघुलनशील है, ये जाके सतह पर बैठ जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं जल में। तो अपक्षेप जब बने तो हम क्या कह सकते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, अर्थात ऊष्मा मुक्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन का दहन, यानी कार्बन का साथ ऑक्सीजन के दहन में हमको क्या देना पड़ता, ऊष्मा देना पड़ता है ना, ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न। जैसे हम बोल सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे एक कागज ले लिए, ठीक है, या कोयला ले लिए, तो कोयला जल रहा है, क्या कर रहा है, कोयला जल रहा है। अब जलने से क्या उत्पन्न हो रहा है, धुआं भी उत्पन्न हो रहा है, अब प्लस जल रहा है तो ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा है, यानी ऊष्मा मुक्त हो रही है। क्या मुक्त हो रही है, ऊष्मा
मुक्त हो रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न भी हो रही है। क्या हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न। इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जहाँ पर ऊष्मा देना पड़े, जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें हम ऊष्मा दिए, जलाएं, इसको भट्ठा में जलाएं ना, और जलाने से क्या बना? एक तो चूना बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। इसको क्या कह सकते हैं हम? कि इसको हम कह सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा दिए और ठंडा हो गया, धीरे धीरे ठंडा ही होगा ना। और जहाँ पर हम अपने आप ऊष्मा जो है उत्पन्न करें, थोड़ा सा भी जल गया और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है हीट उत्पन्न करें, वो क्या कहला जाएगी? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पर हमको देना पड़े ऊष्मा को, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब विकृत गंधिता के बारे में जानते हैं। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं ना। भोजन जो है तैलीय एवं वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में, जब भोजन जो है ना, भोजन जब ज़्यादा देर रह जाता है तो वो उसमें से क्या गंध निकलने लगती है। कैसी गंध निकलती है? तीक्ष्ण गंध निकलती है। ठीक है, और पता चलता है कि भोजन क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं खाना खराब हो गया, गंध आने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि भोजन का क्या होता है? विकृत गंधित, यानी उपचयित होने पर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं विकृत गंधित हो जाते हैं, और उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसको रेंसिडिटी यानी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि रात का जो खाना है कभी फ्रिज में नहीं रखें और सुबह देखते हैं तो उसमें क्या गंध आने लगती है। चलिए, इसका उदाहरण क्या है कि चिप्स बनाने वाली थैली वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भर देते, ताकि चिप्स का क्या हो सके? चिप्स का उपचयन ना हो सके, यानी खराब ना हो सके। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस अगर डाल दिया जाए चिप्स की थैली में तो वो खराब नहीं होगा। आगे क्या? संक्षारण। तो जब कोई धातु जो है नमी का संपर्क में, जल का संपर्क में आती है तो वो क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। यानी जैसे हम कह सकते हैं लोहा में जंग लग जाता है तो क्या होता है? उसमें परत चढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहे में जंग लग जाना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत का चढ़ना। संक्षारण की वजह से हर साल हमें पैसे और वस्तुओं का भारी नुकसान होता है। कार के ढांचे, पुल, जहाज आदि लोहे से बनी वस्तुएं संक्षारण की वजह से नष्ट हो जाती है। संक्षारण हमारे लिए हानिकारक है। प्रायः हर धातु पर संक्षारण की परत जम जाती है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसमें जस्तीकरण करते हैं या फिर पेंट लगाते हैं। ठीक है, क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं। साइकिल का रिम वगैरह में क्रोमियम का परत रहता है। आगे क्या है कि इसको हम संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे? अब देखिए, यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर जो है दूसरा मैंने ले रहा हूँ कि Fe, ध्यान दीजिए, संतुलित करना आसान है। समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाएगा? अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है FeH2O। ठीक है, और एरो में है F3O4H2। अब ध्यान देना है कैसे हम करेंगे। तो करना क्या है कि पहले जो है दोनों साइड देखिए, Fe, यहाँ भी Fe, तो यहाँ 3 है Fe, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। कितना लगाना है? हमको 3 लगा देना है। कहाँ पर? 3 Fe लगा दिए। आगे क्या किए कि इधर देखिए O कितना है? ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी इधर भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 लगा दीजिए। लगा दिए। अब ऑक्सीजन भी 4 हो गया ना, और आयरन भी 3 हो गया इसके अनुसार। अब बचा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8 है। कितना है? 4 दूनी 8 है, तो यहाँ कितना लगाएंगे? इधर भी 4 लगाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ संतुलित हो गया। आसान है, इसको खुद से जो है संतुलित करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, आपका संतुलित
हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है हाइड्रोजन 10 भाग है, तो हाइड्रोजन 10 है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 5 लगा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 10 हो गया। अब जो है हमारे पास कार्बन 4 भाग है, तो कार्बन का हम 4 ले लेंगे, तो कार्बन 4 भाग हो गया, ठीक है। अब कुल मिला के कहा जाए तो 4 और 4 दूनी 8 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन इधर में 8 हो गया, और यहाँ 5 दूनी 5 का 5 हो गया, ठीक है। तो 8 और 5 13 हमारे पास ऑक्सीजन है, कितना है, 13 है। तो यहाँ पर कितना ऑलरेडी 2 भाग है, तो हम क्या करेंगे 13/2 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। कितना लगा देंगे, 13/2 लगा देंगे, आपका संतुलित हो गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, C4H10 है, ठीक है, प्लस यहाँ 13/2 O2 हो जाएगा, एरो दे दिए। उसके बाद हमारे पास जो है 4CO2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 5H2O हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको संतुलित कर लिए हैं, ठीक है, आसानी से संतुलित हो जाएगा। और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, एक बार और मैं स्पेशल वीडियो जो है संतुलित वाला लेकर आ जाऊंगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए, अब तक जो मैंने इतनी सारी मेहनत की उसके लिए कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।